बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड। करीबन 5 माह पहले यानी 5 महीने पहले हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, रिलीजन वर्सेस एथीज़म, यानी मज़हब व मुकाबले इल्हाद। तो उसके हमने करीबन 4 किस्तें जो हैं वो मुकम्मल कर ली थी, बल्कि 5। आज ये उसी, क्योंकि हम नंबरिंग करना भूल गए थे, उसी की आज छठी किस्त या छठा हिस्सा है। तमहीद बादे बगैर हम असल मौजू की तरफ आते हैं। यानी पिछली गुफ्तगू में पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर हमने यानी दाना राज डॉक्टर इकबाल के इस शेर पर इख्तिताम किया था कि अगर न हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूँ, वजूद हज़रत इंसान न रूह है न बदन। यानी यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसी नुक्ते से फिर आगाज़ करते हैं कि इंसान जो है वो यानी वो अपने ज़मान मका से आगे अपने असरात डालता है। और अगर हम ये कहें कि इंसान जो है, ये हमने कहा था कि वो एक इररिड्यूसिबल होल है, जैसे कायनात है, ये भी एक मैकेनिज्म नहीं है बल्कि एक इररिड्यूसिबल होल है। अगर हम ये कहें कि वो सिर्फ जिस्म प्लस यानी रूह है, जिस्म और रूह है, तो उस सतह पर तो हैवानात भी आ जाते हैं, यानी उनमें भी जिस्म है यानी और हयात है यानी रूह है। लेकिन फिर फ़र्क क्या है? और किसी हद तक उनमें एहसास की दर्जाबंदी भी मौजूद है। फ़र्क ये है कि इंसान में एक तो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ उसमें यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट, तजरीदी फ़िक्र है। फिर उसके बाद मॉरल एजेंसी है, वो यानी उसमें एक अखलाकी ज़िम्मेदारी, अखलाकी हिस्स मौजूद है, वो एक एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। और उसके बाद उसमें एक मीनिंग मेकिंग है। ये वो सतह हैं जो ये वो सतह है यानी जो उसे जिससे इसकी जो है शनाख्त जो है, इसकी शनाख्त को मुनफरिद बना देती है। गो कि हम ये कह सकते हैं कि इंसान एक इररिड्यूसिबल होल और उसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड एक यूनिटी है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं। देखिए, एथीज़म, स्केप्टिसिज्म, ये 20वीं सदी में एक नज़रिया जो है वो ज़ोर शोर से उठा। इस नज़रिए के जो यानी इस नज़रिए से जो वाबस्ता थे वो एक हेलरी पटनम के अलावा जेरी फॉडर और डेनाइल डिनट है। इन्होंने फंक्शनलिज्म और स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म को यानी उसकी खूब जो है एडवोकेसी की। ये स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म और फंक्शनलिज्म क्या है? स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म और फंक्शनलिज्म ये हैं कि यानी उससे अगर हम उसे दुरुस्त समझे, यानी ये जो अजीम जो साइंटिस्ट्स जो स्केप्टिसिज्म और एथीज़म के जिन्होंने एडवोकेसी की, उसके लिहाज से उसकी रूह से जो है स्पिरिट, सूल, इन तमाम चीज़ों का या एक डिवाइन एजेंसी जो है उससे यानी उसकी नफ़ी हो जाती है। इन लोगों ने, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म और फंक्शनलिज्म का रद्द किया है, कैसे किया? कुछ अजीम लोग हैं, कुछ फ़लसफ़ी हैं, कुछ साइंसदान हैं, गो कि हम उनका काम जो है वो कई यानी हज़ारों सफ़ात पर फैला हुआ है, वो बहुत यानी इंटरेस्टिंग भी हैं और रीडेबल भी हैं। वो कि हम उस सारे काम को जो हज़ारों सफ़ात पर फैला हुआ है उसे हम एक मुख्तसर वीडियो में नहीं समेट सकते। ज़ाहिर है उसके लिए तो यानी कई जो है कई किताबें दरकार है, उसके लिए तो मुस्तकिल मज़ामीन में ही बहस की जा सकती है। बहरहाल हम चंद बुनियादी नुकात जो है जो उन्होंने स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म जो है उससे यानी नॉकडाउन रेफिटेशन उससे हो जाती है और एक चैलेंज जो है वो उभर कर सामने आता है। उन लोगों के काम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म और फंक्शनलिज्म ये कहता है कि इंसान में कुछ यानी जो बिलीफ्स हैं, जो थॉट्स हैं या जो पेन है वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये उसके फंक्शनल रोल्स हैं। ये फंक्शनल रोल्स जो है ये यानी एक फंक्शनल एक डिस्क्रिप्शन है, उसी से ये सारा जो है इंसान के अंदर उसी की सरगर्मी है। लेकिन जिन लोगों ने मतलब जो यानी जिन्होंने थोड़ा इसे गहराई से लिया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये मामला उतना आसान नहीं है, मामला उतना पेचीदा नहीं है। ये कायनात जो है, ये कॉस्मोस जो है, ये इसमें कुछ चीज़ों ने उन्हें हैरत जुस्तजू में मुब्तला रखा। जैसे सबसे पहले हम अमेरिकन फ़िलासफ़र, 20वीं सदी के अमेरिकन फ़िलासफ़र थॉमस नगेल को काम को देखते हैं। उन्होंने फ़लसफ़े ज़हन और फ़लसफ़े अखलाक पर बहुत काम किया है। उनका एक मज़मून है, व्हाट इज़ लाइक टू बी अ बैट यानी चमगादड़। उन्होंने कहा कि इंसान को जो है उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर जो अवेयरनेस है या इंफॉर्मेशन है,
उसे एक्सटर्नल जो है बिहेवियर से नहीं समझा जा सकता, बल्कि ये इसके अलावा कुछ और है। यानी एक हम ये कह सकते हैं कि एक इनर फीलिंग या एक लिविंग एक्सपीरियंस या एक इनर एक्सपीरियंस है, या साथ ही हम ये भी कह सकते हैं एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, या कॉन्शियसनेस अवेयरनेस वगैरह जो है, उसे सिर्फ यानी जो है फंक्शनलिज्म से नहीं समझा जा सकता। यही उसका मजमून है, व्हाट इज लाइक टू बी बैड। इनके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, इन्होंने कई यानी ही हैज ऑथर्ड नंबर ऑफ बुक्स। एक इंटरेस्टिंग बुक इनकी, एक रीडेबल बुक माइंड एंड कॉस्मोस, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बयान किया, यानी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को। तो इस तरह से वो स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म जो है वो दबाव में आ जाता है। सिर्फ एक तो नॉकडाउन रेफिटेशन हो जाती है उसकी, एक रद्द हो जाता है, उसके बाद स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म के सामने एक चैलेंज उभर कर सामने आता है। जाहिर है कि मतलब फंक्शनलिज्म हमें ये कह सकती है, फंक्शनलिज्म टेल्स अस दैट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, how our brain functions, but it does not tell us that why consciousness, why awareness, and why information does exist in in a human. तो इस तरह से इसकी नफी हो जाती है, ये दबाव में आ जाता है। जाहिर है एक तो इंसान में एक यानी सिर्फ उसे अकली और जो है एक्सटर्नल जो है जावियों से नहीं समझा जा सकता, मैकेनिकी और हयातियाती यानी बायोलॉजी से उसे नहीं समझा जा सकता, उसे सिर्फ यानी एक बायोलॉजिकल एंटिटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता या उसमें रिड्यूस नहीं किया जा सकता। एक तो उसमें यही मॉरल एजेंसी है, मीनिंग मेकिंग है, ये सारी चीज़ें जो है इसे स्केप्टिसिज्म या मटेरियलिज्म या फंक्शनलिज्म जो है दबाव में आ जाता है और उसकी बुनियादी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद एक और वो क्या नाम है इनका, जॉन सर्ल का भी बहुत अच्छा काम है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, इस पर एक उनका बहुत काम है। और इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक द रीडिस्कवरी ऑफ द माइंड, द रीडिस्कवरी ऑफ द माइंड में इन्होंने यही चीज़ें जो है इनको अच्छी तरह से जो है बिल्कुल एलोबरेट करके जो है एक्सप्लेन किया है। उनका एक मशहूर आर्गूमेंट है चाइनीज़ रूम आर्गूमेंट। ये जॉन सर्ल वही शख्सियत हैं जिन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ ही फंक्शनलिज्म और स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म पर बहुत ही उसका रिबटल किया, उस पर तनकीद की है। क्यों? इन्हें भी इसी चीज़ ने हैरत और जस्तजू में मुब्तला रखा कि इन्होंने कहा कि इंसान में ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आई। ये चाइनीज़ रूम आर्गूमेंट क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। चाइनीज़ रूम आर्गूमेंट ये है कि एक इंसान जो है, इन्होंने ये समझाया कि एक इंसान जो है, ही गिव एन एग्जाम्पल टू मेक अंडरस्टैंड हिज रीडर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चाइनीज़ रूम आर्गूमेंट ये है कि एक शख्स जो है लाइक रॉबर्ट, वो चाइनीज़ जानता है, वो चाइनीज़ मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, उसके उसूल कवायद, ज़ुबान जो है चाइनीज़ के, वो सब जानता है, यानी रूल्स उसे पता है। हम अगर उसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो बिला झिझक यानी आसानी से बिल्कुल जवाब देता है। लेकिन उसके अंदर एक इनर फीलिंग और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो है, ये इसे हम परफॉर्मेंस कहेंगे, यानी इसे हम परफॉर्मेंस कह सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। इसे हम एक्सपीरियंस नहीं कह सकते या इसे हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर बाहर वाला तो जो चाइनीज़ शख्स है वो उसकी यानी उस सब को समझता है, लेकिन अंदर वाला उसके अंदर जो है उस एक मशीन के अंदर, एक रोबोट के अंदर, उसके अंदर वो अंदर इंसान नहीं है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। इस तरह से इन्होंने कहा कि एआई जो है, एआई में मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो यानी काम करते हैं, और एक वो एक ट्रेन रिस्पॉन्स होता है। ये साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक सिंबल मैनिपुलेशन है, सिंगल मैनिपुलेशन के साथ या फंक्शनल इमिटेशन है, ये जॉन सर्ल ने कहा। इस तरह से ये स्ट्रिक्ट मटेरियलिज्म जो और फंक्शनलिज्म जो है, ये इसकी बुनियाद यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। जाहिर है कि इन लोगों ने यानी they had not come across they had not come across with revealed scriptures, they had not read revealed scripts of any religion। इन्होंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी, या ये हमारी तरह जो है ट्रेडिशनल बिलीवर्स नहीं थे, नहीं जॉन सर्ल, नहीं जो है क्या नाम है इनका, जॉन सर्ल या ये थॉमस निगेल। इसके बाद एक और क्या नाम है उनका, मैक्स प्लैंक उन लोगों में से है, उन साइंसदानों में से है। द मैक्स प्लैंक, द साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक इज वन ऑफ देम। मैक्स प्लैंक ने कहा कि शऊर ही असल में है, शऊर असल हकीकत है। उसने कहा कि आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल एंड मैटर इज डेरिवेटिव फ्रॉम कॉन्शियसनेस, यानी असल चीज़ जो है वो कॉन्शियसनेस है, असल चीज़ जो है वो अवेयरनेस है। और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि देयर इज हायर ऑर्डर बिहाइंड रियलिटी, यानी ये जो कायनात है एक इरिड्यूसिबल होल है, और ये कॉस्मोस जो है इसे हम मैकेनिज्म से ताबीर नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा,
چونکہ اب ہم جو ہے یعنی ان لوگوں کے کام سے ہی دیکھیے اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہم ریویلڈ اسکرپٹرز جو ہے یا مذہب جو ہے کوئی بھی مذہب کوئی بھی ریلیجن اس سے جو ہے اس کا ریبٹل نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہی لوگوں کے کام سے کر رہے ہیں. ایک اور نام میکس پلانک کے بعد آتا ہے. ان کا نام ہے کیا نام ہے ان کا؟ ایک تو کرٹ گوڈل ہے. کرٹ گوڈل کے بعد ایک اور کرٹ گوڈل نے آنٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل آرگومنٹس دیے. ہاں ڈیوڈ چیمر. ڈیوڈ چیمر ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس کی وجہ سے مشہور ہوئے. ڈیوڈ چیمر نے بھی یہی بات کہی. ایک تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھیے ایک ایزی پرابلم آف کانشیسنس ہوتی ہے. ایزی پرابلم آف کانشیسنس کیا ہے؟ ایزی پرابلم آف کانشیسنس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یاداشت کیسے بنتی ہے، ہم آواز یا تصویر کیسے پہچانتے ہیں، یا نیورون سگنل کیسے بھیجتے ہیں، یا اسی طرح سے روشنی کی ویو لینگتھ کیا ہے، یا کون سا کیمیکل کہا جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر جو سیلف ہے یہ کہاں سے آیا؟ لہٰذا اسے ہم فریگمنٹڈ نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ ایک یونیفائڈ ہے. اس کے اندر یہ یونٹی جو ہے، یہ انر ایکسپیرینس اور انر فیلنگ جو ہے یا لیونگ ایکسپیرینس جو ہے یہ اس کے تحت ایکسپلین نہیں ہو سکتی. یہ ایزی پرابلم آف کانشیسنس جو ہے ایکسپلین ہو سکتی ہیں لیکن ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی. یہ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس کیا ہے؟ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس یہ ہے جسے ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنی بک جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا کہ حقیقت تک جو ہے، حقیقت تک رسائی صرف جو ہے کوانٹیٹیو یعنی مقداری انداز سے یا میکینکی انداز سے، یعنی میکینیکل یا ایکسٹرنل جو بیہیویئر ہے اس سے نہیں پہنچا جا سکتا، اس سے نہیں سمجھا جا سکتا. بلکہ انسان کے اندر ایک سیلف ہوڈ ہے، اس کے اندر ایک ایگو کانشیسنس ہے، اس کے اندر ایک انٹیوشن ہے جس سے حقیقت تک رسائی ہو سکتی ہے اور جس سے حقیقت تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح سے انہوں نے وہ اسٹرکٹ میٹیریلزم یا فنکشنلزم جو ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے. یہی بات ڈیوڈ چیمر نے بھی کہی. اس نے کہا کہ دیکھیں میٹھے کا ذائقہ، انسان کے اندر یہ ایک حس موجود ہے. ظاہر ہے مثلا ہم ایک آئی ایم گوئنگ ٹو گیو این ایگزامپل. فرض کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یعنی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے اپنی سپیڈ کو جو ہے ایکسلریٹ کیا، آپ 60 کے بعد 80 کے بعد 100 کے بعد 120 تک گئے. بیچ میں یعنی ایک شخص جو ہے، آپ گاڑی تیز سے چلا رہے ایک شخص جو ہے، چاہے کوئی مرد چاہے کوئی عورت یا کوئی بھی بچہ، وہ سڑک کراس کر رہا ہے. اسی وقت آپ یعنی جو ہے اپنی سپیڈ کو بریک کرتے ہیں تاکہ اس حادثے سے بچا جائے. کیوں آپ نے یہ کیا؟ وہ اس لیے آپ نے کیا کیونکہ آپ میں کانشیسنس ہے، آپ میں شعور ہے. آپ نے اس لیے یہ کیا کہ یعنی ایک تو حادثہ پیش آ سکتا تھا اور پھر قانون کی گرفت سے، یعنی قانون کی گرفت میں بھی آ سکتے تھے. یعنی کئی ایک مسائل جو ہے کھڑے ہو سکتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کار کے اندر، اس موٹر کار کے اندر وہ یعنی اس نے اس سپیڈ کو جو ہے بریک کیا، اس نے جو ہے ایکسلریشن کو کم کیا، نہیں، بلکہ یہ انسان نے کیا. کیوں؟ اس کے اندر کانشیسنس. اس طرح سے ہم اس چائنیز روم آرگومنٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یعنی the universe is woven around balance, cosmic order in nature and order in human existence. اور اس کائنات میں جو ہے کچھ laws ہیں. This universe governed by some universal laws, and this itself points towards an intrinsic unity rather than extrinsic arrangement. And this cosmos or the universe is not a heap of random or disconnected fragments, but it is an ordered integrated reality. یعنی یہ کائنات اس طرح سے جو ہے and for this precisely reason this universe may be understood as an irreducible whole, a deeply interconnected and a deeply interconnected, intelligibly woven into a very fabric of existence. تو یہ چیزیں، ان چیزوں نے انہیں حیرت اور اس جستجو میں مبتلا رکھا. ہم یعنی وہ جو شاید ایک مشہور شاعر، میرے خیال سے شاید مرزا غالب اسد اللہ خان کا ایک شعر ہے کہ وہ اپنے ایک کیا ہے ان کا وہ شعر کہ بے سبب یوں ہی نہیں غالب، یعنی بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہیں جس کی پردہ-داری ہے. اس چیز نے انہیں اس جو ہے حیرت و استجاب میں مبتلا رکھا. فلسفیوں کو اسی چیز نے یعنی وجود کی انہوں نے توضیح کی. سائنس نے کیا کیا؟ سائنس نے یہ قوانین جو ہے دریافت کیے. لیکن انبیاء کرام جو ہیں یا سالکین یا عارفین یا صوفیاء کرام،
वो माने शनास हुए, वो उस माने तक पहुंचे, वो उस मकसद तक पहुंचे, वो उस मारिफत तक, यानी उन्होंने उस मारिफत को हासिल किया। उन्होंने कहा कि ये कायनात जो है इसके यानी पस पुश्त एक हिकमत एक जो है मौजूद है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये कायनात जो है ये बिखरे हुए ज़रात, बिखरे हुए अशिया का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक हार्मनी है, एक इसमें हार्मनी के साथ साथ एक ऑर्डर है इस कॉस्मोस में, इसमें एक कोहेरेंस है। और ये तमाम जो है ये एक ऐसे वजूद से वाबस्ता है जो एक यानी एक डिवाइन एजेंसी है, एक एक्सटर्नल आर्किटेक्ट है, उसके बगैर जो है इसे समझा नहीं जा सकता। इन्हीं लोगों ने चाहे अब मैक्स प्लैंक हो, जॉन सर्ल हो, डेविड चैमर हो, या कर्ट गुडल हो, या ऐसे ही थॉमस नगैल हो, इन सब को ये सारे जो है ये मजहबी कालिब में मौजूद खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, यानी ये हमारी तरह ट्रेडिशनल बिलीवर्स नहीं थे, लेकिन इन्हें इसी कॉन्शियसनेस है, इसी अवेयरनेस ने, इसी इंफॉर्मेशन ने इन्हें हैरत जस्तजू में मुब्तला रखा। इन्होंने कहा कि नहीं कुछ तो है, क्योंकि डेड मैटर और ब्लाइंड मैटर में ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, इसमें ये अवेयरनेस कहाँ से आई, इसमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, उसी हकीकत की तरफ इन्होंने इशारा किया। और इस चीज़ ने इन्होंने कोई रिवील्ड स्क्रिप्ट इन्होंने नहीं पढ़ा था, इन्होंने न बाइबल पढ़ी थी, इन्होंने न कुरान पढ़ा था, इन्होंने न वेद पढ़े थे, लेकिन उन्होंने खुद जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश की, कायनात को समझने की कोशिश की। वो इसी नतीजे पे पहुंचे कि यानी कुछ हैं जो इस कायनात के पीछे एक ऐसी एजेंसी है जो इसे चला रही है। अच्छा, इसके बाद हम इस एक और जो है डॉक्टर एलेक्स कैरल ने भी इसी बात को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कही है कि ही हैज ऑथर्ड अ नंबर ऑफ बुक्स, ही हैज रिटन लॉट ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। उन्होंने उनकी एक इंटरेस्टिंग बुक, द वेरी इंटरेस्टिंग एंड रीडेबल बुक टाइटल्ड मैन द अननोन, यानी ह्यूमन, मैन से मुराद मैन काइंड, ह्यूमन। डॉक्टर एलेक्स कैरल ने भी इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि इंसान को जो है मैकेनिकी, मादी, हयातियाती जावियों से, यानी एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, सिर्फ बायोलॉजिकल के अंदर इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, नहीं उसे समझा जा सकता। ये अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिस तरह कायनात एक मिस्ट्री है। उन्होंने कहा कि ये हम कह सकते हैं, ये नतीजा जो उन्होंने कहा है वो ये है कि मॉडर्न साइंस हैज कॉन्कर्ड मैटर बट मैन हिमसेल्फ स्टिल रिमेन्स अननोन। वो अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। ये चाहे साइंसदान हो, चाहे फलसफी हो, चाहे बड़े बड़े हुक्मा हो, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई, चाहे उसे किसी ने उसे एब्सोल्यूट रियलिटी कहा, किसी ने उसे ग्राउंड जो है रियलिटी कहा, किसी ने उसे मिस्ट्री का नाम दिया, हर एक को जो है इसी हैरत और जुस्तजू ने मुब्तला रखा कि ये कायनात जो है ये एक बामानी वहदत का नाम है, ये एक ऐसी ज़ात से, एक ऐसे वजूद से वाबस्ता है जो इसे चला रहा है, ये ऐसे ही नहीं चल रही है। ये उसके बाद यानी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के बाद जो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, यानी स्पिरिट या सूल, वो असल में उसके अंदर एक ऐसी एंटिटी है, एक इममटीरियल, एक नॉन फिजिकल एंटिटी इंसान के अंदर, जो उसे यानी इससे इस सतह से जो है ऊपर उठाती है और जिसकी वजह से ज़मानो मका से आगे अपने जो है असरात डालता है। ज़ाहिर है कि ये मौजू जो है बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम इस सिलसिले को इसी पर दाना-ए-राज़ डॉक्टर इकबाल के इस शेर पर इख्तिताम करते हैं अपनी इस टॉक को, और आगे से फिर इंशाल्लाह हम ले जाएंगे यहाँ पर उसी शेर पर जिसमें उन्होंने शायद ज़र्ब कलीम गालिबन उसी मजमूए से है कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ भी नहीं। इसी बात की तरफ कुरान हकीम ने भी इशारा किया है। किस बात की तरफ? गोया कि मैं अक्सर कहता हूँ, बारहा कहता हूँ कि कुरान हकीम जो है, कुरान हकीम रिवील्ड स्क्रिप्ट है। ये साइंस की किताब नहीं है, इसका इस्तिदलाल यानी साइंस नहीं है, न इसका मौजू साइंस है, लेकिन ये हमें दावत फ़िक्र देता है और ये अपनी बात जो है इजमालन रखता है, ये तफसीलात में नहीं जाता है। सूरह मल्क की एक बेहतरीन और खूबसूरत आयत, मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फतूर। यानी तुम रहमान, यानी तुम खुदाबंद की इस तख्लीक में, तुम गॉड या परमेश्वर की इस तख्लीक में किसी किस्म का शिगाफ नहीं पाओगे, और अपनी निगाह जो है तुम यानी इसकी तरफ दौड़ाओ। ये शिगाफ से मुराद क्या है? ये शिगाफ से मुराद ज़ाहिर है कि यहाँ यानी इसे हम लिटरली नहीं ले सकते। इस शिगाफ से मुराद कोई होल नहीं है, क्योंकि वो भी ले सकते हैं। शिगाफ से मुराद यहाँ होल नहीं है, ये उसी बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा है, उसी मीज़ान की तरफ इशारा कर रहा है। वेदू का जहाँ तक ताल्लुक है, वेदू ने शायद ऋग्वेद में इसे रिता का नाम दिया गया है, रिता।
اور یونانیوں کی کاسمالوجی میں اسے کاسموس کا نام دیا ہے. قرآن اسے میزان سے تعبیر کر رہا ہے, وہی بیلنس جس کی طرف یعنی جسے ہم نے پہلے جو ہے ابتدائی سطور میں کہا. کیا کہہ رہا ہے؟ فرجیل بسر حل طرح من فطور, تم کسی قسم کا شگاف اس میں نہیں پاؤ گے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے قرآن؟ فرجیل بسر یعنی دوبارہ اپنی نگاہ دوڑاؤ, قزتین یعنی دو بار فرجیل بسر قزتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو خسیر, تم دوبارہ اپنی نگاہ اس کی طرف دوڑاؤ, بار دوڑاؤ, لیکن تمہاری نگاہ جو ہے وہ تھک ہار کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی, پھر بھی تمہیں کسی قسم کا امبیلنس نظر آئے گا. یعنی یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ یعنی انٹیلیجبلٹی ٹوٹیلٹی woven into a very fabric of existence, وہی میزان, اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. رگ وید نے اسے رتا کا نام دیا ہے, اور قرآن اسے میزان سے تعبیر کر رہا ہے کہ تم بالکل اس میں ایک ہارمنی دیکھو گے, ایک کوہرنس دیکھو گے, ایک معنی خیز ربط, ایک ترتیب اس کے پیچھے جو ہے کار فرما ہے, ایک حکمت اس کے پیچھے جو ہے موجود ہے.